मेरे मौसा जी 50 साल की उम्र में अभी भी वो नौजवान की तरह तंदुरुस्त दिखते थे। मौसी से बेहद प्यार करते थे और मौसी को हमेशा खुश रखते थे। लेकिन जब रात हुई तो मौसी के कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती। फिर मैंने देखा कि मौसी कमरे से निकलने के बाद वो लंगड़ा कर चल रही हैं। मुझे तो मौसी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही हैरानी होती थी। मैं सोचती थी कि मौसा जी ऐसा क्या करते हैं जो मौसी इस तरह लंगड़ा कर चल रही हैं। एक दिन मौसी की तबीयत खराब हो गई तो मौसी ने कहा कि बहू तुम अपने मौसा को दूध दे आना। थोड़ी देर बाद जब मौसी सो गई तो मैं मौसी की तरह ही अपना हुलिया बनाकर मौसा जी को दूध देने चली गई। जैसे ही मैं दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मौसा जी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और मौसी समझकर पूरी रात। मेरा नाम शिल्पा है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। मैं देखने में काफी सुंदर हूँ और अभी 22 साल की हूँ। हम अपने माँ बाप के 2 ही संतान थे, मैं और मेरे बड़े भाई। हम अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ही खुश थे। मेरे भाई की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। जब से घर में मेरी भाभी आई थी तब से मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश रहने लगे थे। मेरी भाभी बहुत ही अच्छी थी। मेरे भाई और भाभी में बहुत प्यार था। भाई पास के शहर में एक ऑफिस से काम करते थे। वो जब भी ऑफिस से आते तो हम सबके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेकर आते थे। ये सब देखकर बहुत ही खुश थी। मैं यही समझती थी कि भगवान ऐसा भाई सबको दे। मेरे मम्मी पापा को भी भाई पर बहुत गर्व था क्योंकि भाई मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी के लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि अच्छा सा लड़का मेरे पापा को मालूम हो गया। पापा ने इस लड़के की छानबीन की तो पता चला कि लड़का बहुत ही अच्छा है। लड़के का नाम सुरेश है, लेकिन उसके माता पिता नहीं हैं। उसे उसके मौसा मौसी ने अपने बेटे की तरह पाला पोसा है। लड़का बहुत ही अच्छा है और उसमें किसी तरह का कोई ऐब नहीं है। जैसे ही मैंने शादी की बात सुनी तो मेरे मन में कई सारे सपने आने लगे। मैं दुनिया भर के ख्वाब देखने लगी थी। मैं जवान और खूबसूरत थी, लेकिन इसीलिए मेरे अंदर एक लड़का और लड़की के बीच की भावनाएं काफी अच्छे से समझ आती थीं। पापा ने सोचा कि परिवार तो अच्छा है तो देर नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मेरे पापा ने घर से तारीख की शादी तय कर दी और 10 ही दिन में शादी होकर मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे पति के मौसा और मौसी भी मुझे देखकर बहुत खुश थे। सारे रस्में खत्म होने के बाद मुझे अपने कमरे में भेज दिया गया। वक्त धीरे धीरे गुजरा और रात हो गई। मैं अपने सुहाग की सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसी वक्त मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था क्योंकि सुहाग रात का तो मैंने बहुत सुना था। ये शादी की एक यादगार रात होती है, यही सोचकर मैं घबरा रही थी। थोड़ी देर में सुरेश मेरे कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। वो कहने लगे कि शिल्पा, मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे तुम्हारे जैसे जीवन साथी मिला है। जब मैं 10 साल का था तब मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से मुझे मेरे मौसा मौसी ने ही पाल पोस कर इस काबिल बनाया है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। फिर मैंने कहा, आपके मौसा मौसी की अपनी कोई औलाद नहीं है क्या? तब मेरे पति सुरेश कहने लगे, मेरी मौसी को बहुत दिनों तक कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन जब मौसा जी ने मौसी जी का बहुत इलाज करवाया तब कई साल के बाद वो प्रेग्नेंट हुई। लेकिन जब बच्चा होने का समय आया तो मौसी की अचानक तबीयत खराब हो गई। मौसा जी फौरन मौसी को डॉक्टर के पास लेकर गए तो मौसी को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। उस वक्त मौसा जी को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि मौसी जी को ही किसी तरह बचा ले। उस वक्त मौसी की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि अब वो कभी मां नहीं बन सकती। इस सदमे से मेरे मौसा और मौसी काफी दिनों तक नहीं निकल पाए और कुछ ही दिनों बाद मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और तब से उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह प्यार दिया। मैं जितना कर लूं, लेकिन मैं अपने मौसा मौसी का एहसान कभी नहीं भूल सकता। इतना कहते कहते मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कहा कि आप इतना परेशान मत होइए, मैं भी उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। उस वक्त उनके इस बातों से ज्यादा मुझे अपने जज्बात का ख्याल आ रहा था। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और फिर कहा कि अब इन्हीं बातों में सारी रात गुजारनी है क्या? आज हमारी शादी की पहली रात है। इतना कहते ही वो मुझे अपनी बाहों में भर लिए और फिर मैं भी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। जैसे थोड़ी देर हुई कि सुरेश मुझसे दूर हो गए।
वो 5 मिनट भी ठीक से नहीं टिक पाए। ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। मैंने कितने सपने देखे थे और कितने अरमान सजाए हुए थे, लेकिन मेरे उन सब सपने और अरमानों पर पानी फिर गया था। सुरेश मुझे वो प्यार नहीं दे पाए जो एक पत्नी को अपने पति से चाहिए होता है। सुरेश फौरन ही गहरी नींद में चले गए, लेकिन मैं एक प्यासी मछली की तरह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। इसी कश्मकश में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। मैं सुबह उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई। ये देखकर मैं हैरान थी कि मौसा जी 50 साल के होने के बावजूद एक जवान मर्द की तरह लग रहे थे। फिर मैं किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। थोड़ी ही देर में चाय बनाकर मौसा जी को देने चली गई। मौसा जी कहने लगे, अरे बहू, तुम्हारी मौसी कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही हैं। मैंने कहा, जी वो अंदर ही है और कुछ काम कर रही हैं। मैं अब गौर करने लगी थी कि मौसी जहाँ कहीं भी होती थी, मौसा जी भी वहीं पहुंच जाते थे और मौसी के साथ अजीब सी हरकतें करने लगते थे। मौसी कहती, अब तो शर्म करो, घर में नई नई बहू आ गई है, अगर वो ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी? मौसा जी कहने लगे कि क्या सोचेगी, हर पति अपने पति के साथ ये सब करता है, सुरेश भी ये सब करता होगा। मौसा मौसी की ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। मैं सोचने लगी कि काश सुरेश भी ऐसा ही होता। ऐसे ही 10 दिन गुजर गए और फिर एक रात जब मैं बाथरूम जाने लगी तो मौसा जी के कमरे से मौसी की अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज सुनकर मैं खुद पर काबू नहीं कर पाई और उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी। तभी हल्की सी रोशनी में मैंने ऐसा कुछ देखा जिससे मुझे अपने आप पर काबू पाना मुश्किल होने लगा था। मैं किसी तरह वहां से अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए अपने कमरे में चली गई और मैं भी सुरेश को उकसाने लगी, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। किसी तरह मैं बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सो गई। सुबह हुई तो मेरे पति अपने ड्यूटी के लिए जाने लगे। उनकी छुट्टी अब खत्म हो गई थी। दरअसल मेरे पति शहर में ही रहकर अपनी नौकरी करते थे। वो घर महीने के आखिर में ही आते थे। मैंने किचन में जाकर उनके लिए नाश्ता बनाया और थोड़ी देर बाद वो नाश्ता करके अपने काम पर चले गए। मैं यूं ही अपना उदास सा चेहरा लेकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन रात वाला वो मंजर मेरे दिमाग में घूमने लगा था। मैं ये सोचने लगी कि मौसी कितनी खुशकिस्मत वाली हैं जो अभी तक मौसा जी इस कदर प्यार करते हैं, और एक मेरा पति है जिसके प्यार के लिए मुझे तरसना पड़ता है। वो मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाता है। पता नहीं क्यों अब तो ऐसे ही दिन कट रहे थे। मौसी जब भी सुबह उठती तो उनके मुंह से बस यही निकलता कि कब ये मेरी जान छोड़ेगा। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। पूरा दिन खेत काम करता है, फिर भी रात को मुझे नहीं छोड़ता। पता नहीं कभी ये थकते भी हैं या नहीं। वो हमेशा ही अपनी कमर को पकड़कर कहती रहती कि ये कमर का दर्द कब ठीक होगा। मौसी की ऐसी बातें सुनकर मैं भी हैरान रह जाती कि आखिर मौसा जी ऐसा क्या करते हैं जो मौसी ऐसी ऐसी बातें करती रहती हैं। अगली रात फिर से मौसी के कमरे से वही आवाज आने लगी। फिर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और उसी खिड़की के पास जाकर उनके कमरे में झांक कर देखने लगी। फिर से वही मंजर मेरे आंखों के सामने था, जिसे देखकर ही मैं बेकाबू होने लगी थी। फिर मैंने अपने कदम पीछे कर लिया और अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर मैं ये सोचने लगी कि कहीं ये बात मौसी जी को पता चल गई तो हो सकता है कि उनको बहुत बुरा लगेगा। यही सोचकर मैंने कई दिनों तक वो सब देखना बंद कर दिया था। एक दिन मौसी की तबीयत बहुत ही खराब थी। वो अपना सर पकड़कर यही कहे जा रही थी कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस अपनी खुशी पूरी करनी है। रात को मौसी जी ने मुझसे कहा कि बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगी। तुम्हारे मौसा को इलायची वाला दूध पीने की आदत है, आज तुम ही दूध दे आना। रात का मंजर मेरे आंखों के सामने घूमने लगा था। मौसी दूसरे कमरे में जाकर सो गई और मैं दूध का गिलास लेकर मौसा जी के कमरे में जाने लगी। उस वक्त मौसा जी के कमरे में हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरे मन में कई कई तरह के ख्याल आने लगे। मैंने अपना दुपट्टा सर पर रखकर घूंघट की तरह आगे गिरा लिया, क्योंकि मौसी भी ऐसे ही घूंघट डाले रहती थी। उस वक्त मैंने बिल्कुल ही मौसी की तरह अपना हुलिया बना लिया और कमरे के अंदर चली गई। अंदर का नजारा बड़ा ही खौफनाक था। मैं दूध का गिलास रखकर जैसे ही वापस आने लगी तो मौसा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने ऊपर खींच लिया। मैं झट से अपना मुंह ढक लिया ताकि उन्हें नजर न आए कि मैं हूँ। फिर वो मेरे साथ वैसी हरकतें करने लगे जैसे मौसी के साथ किया करते थे।
फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू ना कर सकी और वो सब होने लगा। फिर जब वो थक कर सो गए तो मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं आज बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि मौसी की हालत ऐसी क्यों रहती है। इसका अंदाजा मुझे आज लग चुका था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और कब मैं गहरी नींद की आगोश में चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख अच्छा महसूस कर रही थी, रात वाला खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर में मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मौसी को अभी भी तेज बुखार है। मैं उनके माथे पर कपड़े भिगोकर पोंछने लगी, तभी मौसा जी भी वहां आ गए। वो पूछने लगे कि बहू, अब मौसी की तबीयत कैसी है। मैंने कहा हाँ, अब कुछ ठीक है, बुखार भी थोड़ा कम हो गया है। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मौसा जी मुझे गौर से देख रहे थे। इससे पहले तो वो कभी इस तरह नहीं देखते थे। मैं सोचने लगी कि कहीं रात वाली बात तो इनको पता नहीं चल गई कि मौसी की जगह मैं थी। ये सब सोचकर मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा कहीं ये बात मौसा जी को पता चल गई तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब रात हुई तो फिर से मौसी जी कहने लगी कि बहू, जब तक मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता है तब तक मैं तुम्हारे मौसा के पास नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। इसीलिए तुम मौसा को दूध दे आना, नहीं तो उसके लिए भी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। मौसी की ये बात सुनकर तो जैसे मैं पूरी तरह खुश हो गई। मैं सोचने लगी कि क्यों ना आज फिर से वही मजा लिया जाए। देर रात तक जब मौसी सो गई तो मैं दूध लेकर मौसा जी के कमरे में चली गई। मैं जैसे ही दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मौसा जी मेरा हाथ पकड़ लिए और कहने लगे कि क्या हुआ बहू, ऐसे ही क्यों जा रही हो। मौसा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं तो एकदम घबरा गई। मुझे लगा शायद मेरे साथ कोई अनहोनी होने वाला है। लेकिन मौसा जी कहने लगे कि मुझे पता है कि कल रात को भी मौसी की जगह तुम थी। फिर मैंने मौसा जी से कहा कि अगर आपको मालूम था तो फिर मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। मौसा जी कहने लगे कि बहू, मुझे पता है कि सुरेश से तुम खुश नहीं हो। तुम भले ही ये बात मुझे मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। देखो बहू, तुम इन सब की चिंता बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम्हारा यही हाल रहेगा तब तुम माँ कैसे बनोगी। मौसा जी की ऐसी बातें सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत डर मेरे मन में था कि कहीं ये बात सुरेश को और मौसी को पता चली तब मेरा क्या हाल होगा। उस वक्त तो मैंने उस सब बातों को अलग कर दिया। उस रात भी जब मौसा जी सो गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। अब तो ये रोज होने लगा था। मैं भी काफी खुश रहने लगी थी। मौसा जी भी जैसे हर रात को मेरा ही इंतजार में रहने लगे थे। इसी तरह से कई दिन गुजर गए और फिर एक दिन अचानक मेरे पति सुरेश घर आ गए। उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी। जब रात हुई तो सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। मैं और मेरे पति भी अपने कमरे में चले गए। उस रात को मुझे महसूस हुआ कि सुरेश अब पहले से बेहतर हो गए हैं, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं। फिर वो गहरी नींद में सो गए। इस कदर उनको सोया हुआ देख मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। फिर सोचने लगी कि मौसा जी के पास चली जाऊं, लेकिन सुरेश थे जिसकी वजह से मैं किसी तरह अपने आप को समझाकर सो गई। सुबह हुई तो सुरेश बोले कि मैं 3 दिन के लिए शहर जा रहा हूं, अब 3 दिन बाद मैं वापस आऊंगा। ये बात सुनकर तो मैं बहुत खुश थी और फिर से रात का वो मंजर के बारे में सोचने लगी। उस दिन बहुत ही मुश्किल से रात हुई। जब मौसी सो गई तो मैं मौसा जी के कमरे में चली गई। उस रात को मैंने देखा कि मौसा जी बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर मेरे जाते ही वो शुरू हो गए। उस रात मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। अगले दिन जब मैं घर के कामों में व्यस्त थी तब अचानक मेरे पति सुरेश घर आ गए। ये देखकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है जनाब, बहुत जल्दी वापस आ गए। सुरेश कहने लगा कि शिल्पा, अब मैं अपनी ड्यूटी घर से ही किया करूंगा, क्योंकि अब और ज्यादा मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर तो मैं सख्ते में आ गई। फिर आज ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर सुरेश कहने लगे कि पता है शिल्पा, तुम जैसी पत्नी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मैं तो बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है, क्योंकि जब किसी औरत को अपने पति से संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो दूसरे आदमी की तलाश में रहने लगती है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे विश्वास को बनाए रखा। यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सुरेश की ऐसी बातें सुनकर मैं अपने आप को मन ही मन में कोसने लगी। मैं सोचने लगी कि मेरे पति ने मुझ पर कितना भरोसा किया था और मैं इनके पीठ पीछे मैं क्या कर रही थी। इतना अच्छा पति को मैंने धोखा दिया है। उस वक्त मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी और मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगी थी। मेरे पति कहने लगे कि पता है शिल्पा, मुझे एक गुप्त रोग था जिसका इलाज मैं शहर में ही रहकर कब से करवा रहा था। इसी रोग
रोक के वजह से मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मौसी की जिद के आगे मुझे तुमसे शादी करना पड़ा। वैसे अब कोई परेशानी की बात नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। उस रात मेरे पति से मुझे वो खुशी मिली जो शादी के बाद कभी नहीं मिला था। आज मैं बहुत ही खुश थी। अगले सुबह मौसा जी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो मैं उनसे नज़रें चुराने लगी। मुझे उस वक्त अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैं एक गलत राह पर चल पड़ी थी, लेकिन अब मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी। उस दिन के बाद से मैं मौसा जी के कमरे में जाना छोड़ दिया था और अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहने लगी थी। मौसा जी समझ चुके थे कि अब वो पछतावे की आग में जल रही है और कहीं न कहीं उनको भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उस दिन के बाद मौसा जी भी मेरे ऊपर गलत निगाह रखना बंद कर दिए। वो भी एक अच्छे इंसान की तरह रहने लगे थे। जब किसी महिला या पुरुष को अपने पति या पत्नी से संतुष्टि नहीं मिलती है, तब वो गलत राह पर निकल पड़ता है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप पहले इस बात की तसल्ली करें कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। अगर आप इस प्रॉब्लम का हल निकाल लेंगे, तो आपको गलत राह पर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रास्ते पर आपको सिर्फ कुछ पल के लिए संतुष्टि मिलेगी, लेकिन पछताना पूरा जीवन पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।